इस वीडियो में हम सीडीपी के 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है। बी, विकास बहुआयामी और लचीला होता है। सी, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। डी, विकास केवल आनुवांशिकी द्वारा निर्धारित होता है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका बी, विकास बहुआयामी और लचीला होता है। विकास एक सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो बहुआयामी, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक होती है। इसमें समय के साथ बदलाव और लचीलापन पाया जाता है, यानी अनुभवों के आधार पर इसमें सुधार संभव है। अगला क्वेश्चन है, जिन पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल यानी कि सिंबॉलिक प्ले की शुरुआत करते हैं और उनमें वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस सुदृढ़ हो जाता है। ऑप्शन ए, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 2 से 7 वर्ष में बच्चों में प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं। वे वस्तुओं और शब्दों का उपयोग प्रतीकों के रूप में करते हैं और काल्पनिक खेल खेलते हैं। वस्तु स्थायित्व की शुरुआत संवेदी गामक के अंत में होती है, लेकिन इस अवस्था में यह पूरी तरह सुदृढ़ हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, लीव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी कि जेडपीडी क्या दर्शाता है? वह क्षेत्र जहां बच्चा बिना किसी मदद के स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। बी, बच्चे के वर्तमान स्तर और वयस्कों यानी अधिक साथियों एमकेओ की सहायता से प्राप्त किए जा सकने वाले स्तर के बीच का अंतर। केवल विद्यालय में सीखे जाने वाले कौशल का क्षेत्र। बच्चे की शारीरिक क्षमता की सीमा। इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी, बच्चे के वर्तमान स्तर और वयस्कों या अधिक ज्ञानी साथियों की सहायता से प्राप्त किए जा सकने वाले स्तर के बीच का अंतर, यानी कि जेडपीडी वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर एक केंद्रीय संप्रत्यय है। यह उस कार्य क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसे बच्चा स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता, लेकिन किसी कुशल मार्गदर्शक या शिक्षक की मदद यानी स्कैफ होल्डिंग से सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का लड़की अच्छा लड़का या अच्छा लड़की अभिन्यास गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन किस स्तर के अंतर्गत आता है? लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार पूर्व पारंपरिक स्तर यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल। बी, पारंपरिक स्तर यानी कन्वेंशनल लेवल। उत्तर पारंपरिक स्तर यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। डी, अमूर्त स्तर यानी कि अब्स्ट्रैक्ट लेवल। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पारंपरिक स्तर। पारंपरिक स्तर के इस तीसरे चरण में बच्चे दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने और सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए नैतिक व्यवहार करते हैं। उनका उद्देश्य समाज या परिवार की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होता है। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा प्रोग्रेसिव क्लासरूम में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों का आकलन कैसे होना चाहिए? केवल वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय परीक्षाओं द्वारा होना, सतत और गतिशील होना चाहिए जो अधिगम की प्रक्रिया को समझने में मदद करे, सत्र के अंत में केवल रैंकिंग देने के लिए होना चाहिए, पूरी तरह से मानकीकृत परीक्षणों पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका कह रहा है केवल वस्तुनिष्ठ, यानी जानी आपको केवल ध्यान देना है। केवल क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। जिस भी ऑप्शन में आपको केवल दिख जाए वो आपका उत्तर नहीं हो सकता। केवल वस्तुनिष्ठ वैकल्पिक बहुविकल्पिक परीक्षाओं द्वारा होना चाहिए, यानी इसमें केवल दिया है तो केवल तो नहीं होगा। बी, सतत और गतिशील होना चाहिए जो अधिगम की प्रक्रियाओं को समझने में मदद करे। ये कुछ सही लग रहा है। सत्र के अंत में केवल रैंकिंग देने के लिए होना चाहिए। सत्र के अंत में अगर केवल आप रैंकिंग देकर बच्चे का आकलन कर रहे हैं तो वो क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि आपने पूरे साल का एक बार ही आकलन कर दिया।
चौथा है पूरी तरह मानकीकृत परीक्षणों पर आधारित होना चाहिए। मानकीकृत ये भी क्या एक निगेटिव धारणा में आता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, सतत और प्रगतिशील होना चाहिए जो अधिगम की प्रक्रिया को समझने में मदद करे। यानी कि प्रगतिशील शिक्षा यानी कि जॉन डीवी द्वारा समर्थित में आकलन को सीखने का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। यह सतत, रचनात्मक और लचीला होता है ताकि बच्चों की शक्तियों, कमियों और उनकी प्रगति को गहराई से समझा जा सके। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अनुसार एक व्यक्ति जो दूसरों के इरादों, प्रेरणाओं और इच्छाओं को समझ सकता है उसमें कौन सी बुद्धि अधिक होती है? अंतरावैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि या स्थानिक बुद्धि? तो आपका बी, अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि व्यक्तियों को दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने, उनकी भावनाओं, स्वभाव और व्यवहार को समझने में सक्षम बनाती है। इसके विपरीत अंतरावैयक्तिक, इंट्रापर्सनल, स्वयं को समझने से संबंधित है। ये एक दूसरे के विपरीत हैं। अंतरावैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल यानी कि दूसरों को समझने वाला, अंतरावैयक्तिक इंट्रापर्सन यानी कि खुद को समझने वाला। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया शैक्षणिक ढांचा क्या है? 10+2, 5+3+3+4, 5+3+4+2 या 4+3+3+5? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 5+3+3+4। एनईपी 2020 ने पुराने ढांचे 10+2 ढांचे को बदलकर इस ढांचे को लागू किया है, जो कि क्या है, 5 वर्ष फाउंडेशनल स्टेज यानी कि आंगनबाड़ी या प्री स्कूल प्लस कक्षा 1 और 2, और 3 वर्ष प्री पेट्री स्टेज यानी कि कक्षा 3 से 5, और 3 वर्ष मिडिल स्टेज यानी 6 से 8 और कक्षा 4, और सॉरी 4 वर्ष सेकेंडरी स्टेज यानी कि 9 से 12। अगला प्रश्न है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? शिक्षक एक मात्र ज्ञान का स्रोत और तानाशाह होता है। शिक्षक एक सुगमकर्ता के रूप में वातावरण तैयार करता है जहां बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। शिक्षक निष्क्रिय रहता है और बच्चों को पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ देता है। शिक्षक केवल पुरस्कार और दंड का उपयोग करके व्यवहार को नियंत्रित करता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, शिक्षक एकमात्र ज्ञान का स्रोत और तानाशाह होता है। वह एकमात्र ज्ञान का स्रोत है और वह तानाशाह है। ये क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो इसको हम गलत कर लेते हैं। तीसरा है आपका, शिक्षक निष्क्रिय रहता है और बच्चों को पूरी तरह स्वतंत्र छोड़ देता है। ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या है, शिक्षक निष्क्रिय है। शिक्षक निष्क्रिय होगा तो शिक्षा प्रभावी नहीं होगा। शिक्षक केवल केवल आ गया तो भी निगेटिव हो गया, पुरस्कार और दंड का उपयोग किया तो भी निगेटिव हो गया। बचा आपके पास बी, शिक्षक एक सुगमकर्ता, फैसिलिटेटर के रूप में वातावरण तैयार करता है जहां बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। स्वयं ज्ञान का निर्माण करना बच्चों पर क्या कहलाता है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा बी, शिक्षक एक सुगमकर्ता के रूप में वातावरण तैयार करता है जहां बच्चे स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है? विशेष बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की स्थापना, केवल मेधावी बच्चों को ही मुख्यधारा की शिक्षा प्रदान करना, बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को चाहे दिव्यांग हो या भिन्न पृष्ठभूमि के एक ही नियमित विद्यालय में शिक्षा देना, केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना। तो इसमें आपका पहला जो ऑप्शन है, विशेष बच्चों के लिए अलग विद्यालय की स्थापना करना, ये समावेशी शिक्षा को प्रभावित नहीं करता है। ये क्या है, एक गलत अवधारणा है। अगर बच्चों को अलग अलग विद्यालय में भेजा जाएगा तो इससे क्या होगा, समानता नहीं होगी। केवल, मैंने पहले ही बताया, एक निगेटिव वर्ड है। इसमें कहा गया केवल मेधावी बच्चों को ही मुख्यधारा की शिक्षा प्रदान करना, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक अलगाव की भावना हो जाएगी। तीसरा है, बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को चाहे दिव्यांग हो या पृष्ठभूमि के एक ही नियमित विद्यालय में शिक्षा देना, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर सी। क्योंकि डी में आपका केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, ये क्या है, ये एक असमानता है। तो आंसर हो जाएगा सी, समावेशी शिक्षा विविधता का उत्सव मनाती है। इसका मानना है कि हर बच्चे को सीखने का अधिकार है। ये व्यवस्था बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार स्कूल के बुनियादी ढांचे, पाठ्यक्रम
और शिक्षण विधियों में लचीलापन लाने की वकालत करती है। अगला प्रश्न है आपका, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस प्रकार की कठिनाई या अधिगम की अक्षमता से संबंधित है? गणितीय गणना करने, पढ़ने और पाठ समझने में, केवल शारीरिक समन्वय बनाने में, या ध्यान केंद्रित करने? इसका आंसर हो जाएगा बी, पढ़ने और पाठ समझने में। डिसलेक्सिया एक पठन विकार है जिसमें बच्चे को अक्षरों और ध्वनियों को पहचानने, शब्दों को धारा प्रवाह पढ़ने और वर्तनी को समझने में कठिनाई होती है। गणितीय कठिनाई को डिसकैलकुलिया कहा जाता है। आपने वो फिल्म देखी हो ये तारे जमीन पे, जिसमें एक बच्चा क्या करता है, उसको एम और डब्ल्यू और पी और ऐसे कई शब्दों को उसे समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि उसे अक्षर क्या होते हैं, उलट पुलट कर दिखाई देते हैं, जो कि उसे लगता है कि एक ही अक्षर है। तो वो उसे क्या थी, उसे कौन सी डिसेबिलिटी थी, उसे थी डिसलेक्सिया। तो आगे चलते हैं। कक्षा जेंडर में रूढ़िवादिता को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़कों को कठिन और लड़कियों को आसान कार्य सौंपने चाहिए। तो ये तो पहले ही हो गया, ये रूढ़िवादिता है, क्योंकि आपने मन बना लिया है कि लड़की क्या है, तेज होते हैं लड़के, यानी कि मजबूत होते हैं, और लड़कियां कमजोर होती है, इसलिए आप क्या कह रहे हैं, लड़कों को कठिन और लड़कियों को आसान कार्य देना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गैर पारंपरिक भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं के उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए, जैसे महिला पायलट, पुरुष शेफ। इसमें बहुत अच्छा बात कहा गया है कि पुरुषों और महिलाओं के जो कार्य हैं उनको बदल कर लोगों के सामने प्रदर्शित कीजिए, कि एक महिला क्या हो सकती है, एक जहाज उड़ा सकती है, पुरुष क्या हो सकता है, खाना बना सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो लोगों के मन में रूढ़िवादिता है वो क्या होगी, वो कम होगी। तीसरा क्या है, कक्षा में लड़कों और लड़कियों के बैठने के लिए पूरी तरह अलग व्यवस्था करनी चाहिए। ये भी रूढ़िवादिता हो जाएगी। क्यों? अगर आप लड़के लड़कियों को अलग बैठाएंगे तो उन दोनों के मन में क्या होगा, संकोच उत्पन्न होगा कि उनको अलग क्यों बैठाया गया, हमें अलग क्यों बैठाया गया। इससे क्या होगा कि रूढ़िवादिता का प्रभाव जारी होगा। जेंडर आधारित चर्चाओं से पूरी तरह बचना चाहिए। इसमें कहा गया कि जेंडर आधारित, यानी अगर आप जेंडर के बारे में लोगों को बताएंगे नहीं तो लोग जागरूक कैसे होंगे, उन्हें पता कैसे चलेगा कि रूढ़िवादिता किस तरह फैलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए शिक्षक को ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो समाज के पारंपरिक जेंडर नियमों को तोड़ते हैं। इससे बच्चों में यह समझ विकसित होती है कि क्षमताएं जेंडर से बधी नहीं होती। अगला प्रश्न है आपका, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 पर छात्र शिक्षक अनुपात का रेशियो क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 30:1। यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार क्या किया गया, यानी कि 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। और उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होना चाहिए, यानी से 6 से 8 के बीच में, कक्षा 6 से 8 के बीच में जो बच्चे होंगे वो कितने होंगे, 35 होंगे। और उस पर कितने टीचर होगा, एक टीचर होगा। यानी 30 बच्चों पर एक टीचर किसमें, प्राइमरी में। और जूनियर में क्या होगा, 35 से एक। आगे चलते हैं। सीखने के आकलन और सीखने का आकलन में मुख्य अंतर क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यानी सीखने के लिए आकलन सत्र के अंत में होता है, जबकि सीखने का आकलन शुरुआत में। ऑप्शन बी कह रहा है सीखने के लिए आकलन रचनात्मक होता है, जो अधिगम के दौरान सुधार के लिए किया जाता है, जबकि सीखने का आकलन योगात्मक होता है। दोनों में कोई अंतर नहीं होता, दोनों केवल अंक देने वाले होते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका सीखने के लिए आकलन रचनात्मक होता है, जो अधिगम के दौरान सुधार के लिए किया जाता है, जबकि सीखने का आकलन योगात्मक होता है। अगला प्रश्न है आपका, बच्चों में संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? केवल परिवार का वातावरण, केवल विद्यालय का वातावरण, अनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों की अंतःक्रिया, केवल बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य। जहां मैंने कहा था आपको केवल जहां भी आया वो क्या होगा, आपका निगेटिव वर्ड होगा, इसे हम हमेशा नजरअंदाज करेंगे। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा सी, अनुवांशिकी और पर्यावरण दोनों की अंतःक्रिया की जरूरत होती है, तभी क्या होता है आपका बच्चों के संवेगात्मक विकास में प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है आपका 15वें नंबर का प्रश्न है आपका स्केप फोल्डिंग को लेकर। स्केप फोल्डिंग शब्द का मनोविज्ञान में पहली बार उपयोग किसने किया और इसे व्यापक स्तर पर किसने प्रतिपादित किया?
जेरोम ब्रूनर ने उपयोग किया और लेव वाइगोत्स्की ने इसे अपने सिद्धांत में जोड़ा। जिन पियाजे और वीएफ स्किनर, अल्बर्ट बांडुरा और इवान पावलोव या केवल सिगमंड फ्रायड? तो आंसर हो जाएगा आपका जेरोम ब्रूनर ने किया और लेव वाइगोत्स्की ने इसका क्या सिद्धांत में जोड़ा। अगला प्रश्न है आपका 16, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे सटीक उदाहरण है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। रमेश परीक्षा में प्रथम आने के लिए पढ़ता है ताकि उसके माता पिता उसे साइकिल दिला दें या साइकिल उसे मिल जाए। अगला है सिमरन एक नई भाषा सीख रही है क्योंकि उसे इस भाषा को सीखने में गहरा आनंद और व्यक्तिगत रुचि मिली। अमर शिक्षक के डांट से बचने के लिए गृह कार्य पूरा करता है। कविता प्रतियोगिता जीतना चाहती है ताकि वह नगद पुरस्कार प्राप्त कर सके। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है दोस्तों? आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि आपके अंदर जो प्रेरणा उत्पन्न होती है वो किससे होती है? जब आपको किसी चीज को सीखने की ललक हो, आपके अंदर उस चीज को देख के आनंद की अनुभूति हो और आप सोचे कि मुझे ये काम करना ही करना है, ना किसी के डर से, ना कोई चीज पाने के लिए, तो वो क्या होता है? आंतरिक अभिप्रेरणा होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। सिमरन एक नई भाषा सीख रही है क्योंकि उसे इस भाषा को सीखने में गहरा आनंद और व्यक्तिगत रुचि मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी के अनुसार किशोरावस्था एडोलेसेंस का मुख्य संकट या द्वंद्व क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम शर्त, पहचान बनाम पहचान भ्रांति, परिश्रम बनाम हीनता। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, पहचान बनाम पहचान भ्रांति। एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष के दौरान सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संकट पहचान बनाम पहचान भ्रांति है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में किशोर समाज में अपनी खुद की विशिष्ट पहचान, मूल्यों और भविष्य के लक्ष्यों को तलाशने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है आपका संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान का निर्माण किस प्रकार होता है? छात्र द्वारा निष्क्रिय रूप से शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करने से, रटने और बार बार अभ्यास करने से, पर्यावरण के साथ सक्रिय अंतःक्रिया और पूर्व अनुभवों के आधार पर छात्र द्वारा स्वयं निर्माण करने से, केवल सही अनुक्रिया के लिए सुदृढ़ीकरण देने से। छात्र द्वारा निष्क्रिय रूप से शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करने में, ये कुछ सही लग रहा है। ऑप्शन बी जो आपका कह रहा है कि रटने और बार बार अभ्यास करने से। अगर आप किसी चीज को बार बार रटेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो ये क्या होगा? ये निगेटिविटी को दिखाएगा क्योंकि आपकी जो नई शिक्षा नीति है उसमें किस बात पे जोर दिया गया है? उसमें आपके रचनात्मकता पर जोर दिया गया है। यहाँ पर रटने की बात हो रही है तो ऑप्शन बी आपका नहीं होगा। तो कहीं भी आपको जब दिख जाए रटने और बार बार अभ्यास करने की, तो रटने को हमेशा निगेटिविटी में लीजिएगा और बार अभ्यास करने को इसे थोड़ा पॉजिटिव लीजिएगा। पर अगर ये दोनों साथ आ रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है पर्यावरण के साथ सक्रिय अंतःक्रिया और पूर्व अनुभवों के आधार पर छात्र द्वारा स्वयं निर्णय निर्माण करने से। तो ये भी आपका सही है, लेकिन डी केवल केवल जो आ गया आपका निगेटिव हो जाएगा, तो इसे हम पहले ही नजरअंदाज कर देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, पर्यावरण के साथ सक्रिय अंतःक्रिया और पूर्व अनुभवों के आधार पर छात्र स्वयं का निर्माण करने से। क्योंकि छात्र के पास जो पूर्व ज्ञान होगा वो वर्तमान के ज्ञान को मिलाकर क्या करेगा? एक रचनात्मकता का विकास करेगा, एक रचना करेगा। उससे क्या होगा? उसके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। अगला प्रश्न है आपका सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से होता है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, संवेदी चिंतन या तार्किक गणितीय चिंतन? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन डाइवर्जेंट थिंकिंग का अर्थ है किसी एक समस्या के लिए कई अलग अलग नए और मौलिक समाधानों के बारे में सोचना। सृजनात्मकता में नवीनता और मौलिकता आवश्यक तत्व है जो अपसारी चिंतन से ही संभव है। यानी अपसारी चिंतन क्या है दोस्तों? अपसारी चिंतन वह चिंतन है जब आप किसी एक प्रॉब्लम पर आप उसके कई उत्तर निकालते हैं और तब जाके किसी एक अर्थ पर पहुंचते हैं, जिससे आपका क्या होता है? आपकी रचनात्मकता बढ़ती है और आप क्या करते हैं? आप ज्ञान को और ऊपरी सीमा तक लेके जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रमस्तिष्क घात सेरेब्रल
पॉलिसी से पीड़ित छात्रों के समावेशन के लिए एक स्कूल को अपने बुनियादी ढांचे में क्या सुधार करना चाहिए? केवल ऊंची सीढ़ियां बनवानी चाहिए, पहिया कुर्सी, व्हील चेयर के उपयोग के लिए रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था करनी चाहिए, सभी दृश्य सामग्रियों को पूरी तरह हटा देना चाहिए, ऐसे छात्रों को सामान्य स्कूल में प्रवेश नहीं देना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पहिया कुर्सी, व्हील चेयर के उपयोग के लिए रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रमस्तिघात एक शारीरिक गतिशील दिव्यांगता है जो मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करती है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ऐसे छात्रों को सुगमता के लिए स्कूल में बाधा रहित वातावरण जैसे रैंप, घोड़े चौड़े दरवाजे, लिफ्ट होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है आपका 21। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव अनुप्रयोग करते समय एक शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं और उनकी पृष्ठभूमि का सम्मान करना चाहिए। केवल देखिए, केवल दोस्तों आ गया, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। सी में भी केवल है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। डी कह रहा है कमजोर छात्रों को कक्षा में अलग बिठाना चाहिए, यहाँ पर अलग करने की बात आई, ये भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं और उनकी पृष्ठभूमि का सम्मान करना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत सामाजिकरण की प्रक्रियाएं का प्रभावी अनुप्रयोग करते समय एक शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं और उनकी पृष्ठभूमि का सम्मान करना चाहिए, केवल कठोर अनुशासन बनाए रखना चाहिए। ओह, ये लगता है प्रश्न रिपीट हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत थानडाइक के अधिगम के नियम का प्रभाव अनुप्रयोग करते समय एक शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता और उनकी पृष्ठभूमि का सम्मान करना चाहिए। एक मिनट, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत पावलाव का शास्त्रीय अनुकूलन का प्रभावी अनुप्रयोग करते समय एक शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन वही है दोस्तों, छात्रों को व्यक्तिगत भिन्नता और उनकी पृष्ठभूमि का सम्मान करना, केवल कठोर अनुशासन बनाए रखना ताकि सभी शांत शांत रहें, केवल पाठ्य पुस्तकों में दी गई रटने वाली विधियों पर निर्भर रहना, कमजोर छात्रों को अलग बिठाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता और उनकी पृष्ठभूमि का सम्मान करना। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन का प्रभावी अनुप्रयोग करते समय एक शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? वही प्रश्न है दोस्तों, सॉरी, वही आपके जो ऑप्शन दिए हैं वही हैं। तो इसमें भी आपको निगेटिविटी को ध्यान रखना है और इसका उत्तर हो जाएगा आपका छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता और उनकी पृष्ठभूमि का सम्मान करना। अगला प्रश्न है आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम का प्रभावी अनुप्रयोग करते समय एक शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? फिर से ऑप्शन वही है दोस्तों। तो ऑप्शन में जब वही है तो आपको निगेटिविटी ध्यान में रखनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ए, छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता और उनकी पृष्ठभूमि का सम्मान करना। अगला प्रश्न है दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रभावी अनुप्रयोग करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो देख रहे हैं दोस्तों प्रश्न किस प्रकार से आ रहे हैं, लेकिन उसका क्या है, विकल्प वैसे ही दिए हैं, लेकिन सबका आंसर क्या होगा? निगेटिविटी को ध्यान में रखकर ही आपको आंसर देना है, जिससे क्या होगा कि आंसर आपका ए ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी उसी प्रकार है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत बुद्धि लब्धि IQ मापने का प्रभावी अनुप्रयोग करते समय एक शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार का मैंने कई प्रश्न आपको दिखाए, इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। फिर से वही प्रश्न शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं का प्रभावी अनुप्रयोग करते समय एक शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो इसका उत्तर भी आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत सृजनात्मक
आवश्यकता के तत्व का प्रभावी अनुप्रयोग करते समय एक शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो आपके लिए अब आसान होता जा रहा है, तो इसका भी उत्तर आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रभावी अनुप्रयोग करते समय एक शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। देख रहे हैं दोस्तों, प्रश्न घुमा फिरा कर आ रहे हैं, लेकिन आपके ऑप्शन केवल वही रखे हैं, तो उसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, निगेटिविटी को ध्यान में रखते हुए आंसर ए। अगला प्रश्न भी ठीक उसी प्रकार से है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण का प्रभावी अनुप्रयोग करते समय एक शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका भी उत्तर आपको क्या मिलेगा दोस्तों, इसका भी उत्तर आपको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑप्शन जो हैं वो हमेशा ऊपर से लेकर अभी 4-5 प्रश्न मैंने कराया जिसमें सभी ऑप्शन यही थे, लेकिन उसमें निगेटिव क्या है, 3 ऑप्शन है, जिसमें क्योंकि बी और सी में केवल शब्द का प्रयोग कर दिया गया है और केवल के बाद भी क्या किया गया है, कठोर अनुशासन बनाए रखना। यहाँ पर अनुशासन बनाने से मतलब है कि आप उनको दंडित करेंगे या उनमें आप दबाव बनाएंगे ताकि सभी छात्र क्या रहें, शांत रहें। और सी में भी क्या है, केवल, केवल आ गया, इसे निगेटिव है, लेकिन पाठ्य पुस्तक में दी गई रटने वाली विधियों पर निर्भर रहना। यहाँ पर किसी एक चीज पर निर्भर रहने की बात की गई है और पाठ्य पुस्तक को रटने की बात की गई, इसलिए ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऑप्शन डी भी क्या कह रहा है, कमजोर छात्रों को कक्षा में अलग बैठाना, इससे क्या होगा कि समावेशन, समावेशी कक्षा का क्या होगा, विरोध होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका आंसर भी आपका ए होगा, क्योंकि आधुनिक बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अनुसार निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित शिक्षण रणनीतियों को लागू करते समय प्रत्येक बच्चे की अनूठी सीखने की क्षमता, गति, मानसिक स्तर और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि प्रभावी और सार्थक अधिगम सुनिश्चित हो सके। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, तो बाकी प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।